गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम मध्यकालीन इतिहास पर बात कर रहे थे। कल हमने रजिया सुल्तान के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। रजिया सुल्तान ने 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन शासन किया था। रजिया सुल्तान के बाद में मुइनुद्दीन बहरमशाह मुइनुद्दीन बहरमशाह इन्होंने 2 साल शासन किया, 1240 से 1242 तक। इसके बाद में जो शासक बने वो बने अलाउद्दीन मसूद शाह। इनका भी कार्यकाल बहुत छोटा रहा, क्योंकि इस समय 1242 से 1246 और इनके बाद में जो बने वो नासिरुद्दीन महमूद। इनका जो शासनकाल रहा वो लगभग 20 वर्ष तक रहा, 66 तक। देखिए, रजिया के बाद में या इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में सुल्तानों और अमीरों के बीच में संघर्ष होना शुरू हो गया, और इस संघर्ष में अंततः अमीर पराजित हुए। तत्काल रूप में तो अमीर जीते, लेकिन जैसे ही बलबन सुल्तान बनता है तो अमीरों की पराजय शुरू हो जाती है। तो इस रूप में इल्तुतमिश के बाद में सबसे पहले गयासुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद में रजिया सुल्तान, उसके बाद में मुइनुद्दीन बहरमशाह, उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह, और उसके बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद ने शासन किया। इनके बाद में नया जो बादशाह बनता है या सुल्तान बनता है उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। जो इनका मूल नाम था वो था बाहुद्दीन इनका मूल नाम था, और ये इल्बारी तुर्क कबीले से संबंधित थे। ठीक है। इसके बाद में यह हुआ कि इनको एक दास के रूप में बेच दिया गया, और उसके बाद में दास के रूप में इल्तुतमिश द्वारा 1232 में इन्हें खरीद लिया गया। उसके बाद में अमीर ए शिकार पद पर, मतलब जब सुल्तान लोग शिकार पर जाते थे उनके प्रभारी के पद पर रजिया के काल में इन्हें नियुक्त किया गया। रजिया के काल में इन्हें अमीर ए शिकार का पद प्राप्त हुआ। इसके बाद में अमीर ए हाजिब यह पद उन्हें अलाउद्दीन मसूद शाह के समय प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय इन्हें यह पद प्राप्त हुआ। इसके बाद में नयाबत ए मामलकत, ये नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय भी इन्हें उलूग खान की उपाधि दी गई 1249 में। देखिए, जो नासिरुद्दीन मोहम्मद थे ये बड़े शांत प्रकृति के एक सुल्तान थे, अयोग्य और कमजोर भी थे, और कुरान की आयतें लिख करके अपना गुजारा करते थे। इनके समय में जो बलबन थे वो वजीर बन गए थे, और वजीर पद पर रहते हुए बलबन ने संपूर्ण
जो सुल्तान की शक्तियां थी वो अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। सुल्तान न होते हुए भी बलबन ने नासिरुद्दीन मोहम्मद के काल में 1246 से लेकर के 66 तक लगभग 20 वर्ष तक बलबन ने सुल्तान न होते हुए भी वजीर के रूप में सुल्तान की शक्तियों का उपयोग किया और सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा और छत्र का उपयोग किया। इस रूप में हम कह सकते हैं कि वजीर या नायब के रूप में उन्होंने 20 साल तक सुल्तान के रूप में सेवाएं दी। अब हम बात करते हैं बलबन की प्रारंभिक समस्याएं क्या क्या थी। बलबन की प्रारंभिक समस्याएं, प्रारंभिक समस्याएं या कठिनाइयां स्वाभाविक है। जैसी भी नई शासन व्यवस्था स्थापित होगी तो पिछली जो शासन व्यवस्था थी उसके कुछ दोष जिन्हें समाप्त करना जरूरी होगा और जो नई व्यवस्था एस्टैब्लिश करनी होगी उसकी खूबियों को स्थापित करने के लिए कुछ जो परंपराएं, नियम, कानून पहले से चल रहे हैं उन्हें समाप्त करके आगे बढ़ना जरूरी होगा। इसी रूप में जब बलबन 1266 में सुल्तान बना तो उसके सामने भी कुछ समस्याएं थी, जिनमें पहली जो समस्या थी वह थी बलबन के पूर्ववर्ती जितने भी सुल्तान बने थे वे सब पूर्णतः निर्बल एवं अयोग्य थे। ठीक है, इस कारण संपूर्ण देश में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई थी। अराजकता फैल गई थी। तो यह पहली सबसे प्रमुख समस्या थी कि बलबन के सुल्तान बनने से पूर्व जो ये 5 व्यक्ति सुल्तान बने थे ये पूर्णतः निर्बल और अयोग्य थे। इस कारण संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई थी। तो बलबन के लिए यह जरूरी थी कि संपूर्ण देश में सुव्यवस्था स्थापित की जाए और अराजकता को समाप्त किया जाए। दूसरी जो प्रमुख समस्या थी कि कुछ हिंदू राज्यों ने विद्रोह कर दिया था या वहां पर बार बार विद्रोह हो रहे थे और वो लोग स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे या स्वतंत्र हो चुके थे। प्रयासरत थे। ठीक है, तीसरी जो प्रमुख समस्या थी कि उस समय सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा समाप्त हो गई थी लगभग, और जो सुल्तान था वह अमीर वर्ग की कठपुतली बन गया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी कि जो सुल्तान के पद का जो खौफ होना चाहिए शासन में, प्रशासन में उसका डर और भय होना चाहिए, वो समाप्त हो गया था। और जो सुल्तान था वो अमीर वर्ग की कठपुतली बन गया था। कहने का अर्थ यह है कि अमीर लोग चाहे उसे सुल्तान बना सकते हैं और चाहे उसे सुल्तान के पद से हटा सकते हैं। अगली जो प्रमुख समस्या थी, अमीर और उच्च अधिकारी
जो असंतुलित हो गए थे और अनियंत्रित हो गए थे। चूंकि सशक्त और योग्य शासकों का अभाव था, इस कारण अमीर लोग उस समय अनियंत्रित हो गए थे, उन पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं था और पावर का बैलेंस भी नहीं था, तो असंतुलित भी हो गए थे। पांचवी और अंतिम जो समस्या थी वो ये थी कि जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश था, क्षेत्र या प्रदेश, वहां पर मंगोल आक्रमण हो रहे थे। मंगोल आक्रमण बलबन के समय जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश था, उस प्रदेश पर मंगोल आक्रमण बहुत बड़ी संख्या में हो रहा था। तो हम बात कर रहे हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। देखिए, जो बलबन था उसका मूल नाम बाहुद्दीन था, इल्बारी तुर्क कबीले से संबंधित था। उसे दास के रूप में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने खरीदा, उसके बाद अमीर शिकार के रूप में रजिया ने नियुक्त किया, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के समय उन्हें अमीर हाजिब यानी संसदीय कार्य मंत्री, और उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद के समय उन्हें वजीर, नायब और उलुग खान जैसी उपाधियों से सुशोभित किया गया। उसकी जो प्रारंभिक समस्याएं थी वो थी कि उससे पूर्ववर्ती जितने भी शासक हुए वो दुर्बल, अयोग्य थे। इस कारण शासन व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, हिंदू राज्य स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी थी, सुल्तान अमीर लोगों की कठपुतली रह गया था, और अमीर और उच्च अधिकारी असंतुलित और अनियंत्रित हो चुके थे। इसके साथ साथ में जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र था वहां पर बार बार मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। तो इस कक्षा में इतना ही, आगे और बलबन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।